हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और आपके कीमती समय को चैनल को सब्सक्राइब करने एवं बेल आइकन को दबाने जैसी बातों में व्यर्थ ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और जैसा कि हम हमारे वीडियो की शुरुआत में पिछले वीडियो के क्विज के कुछ प्रश्नों को करते हैं, तो ये हमारे क्विज के प्रश्न थे जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि 1 kWh कितने जूल के बराबर होता है। तो याद रखना है कि 1 kWh जो है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन था हमारा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होती है या डैम बनाया जाता है, तो डैम से जो निकलने वाला पानी रहता है वह एक टरबाइन को घुमाता है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। तो ऐसी कौन सी ऊर्जा है पानी में जिसके कारण वह टरबाइन को घुमा सकता है? तो याद रखना है कि वह स्थितिज ऊर्जा के कारण ऐसा कर सकता है। पानी में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? स्थितिज ऊर्जा स्थित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्राकृतिक घटना जो पूर्व अनुमानित नहीं की जा सकती है वह कौन सी है? तो वह है भूकंप। भूकंप को हम पूर्व अनुमानित नहीं कर सकते। जब भूकंप आ जाता है उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कितने रिएक्टर का तीव्रता का भूकंप आया। और भूकंप नापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरणें हैं। तो ओजोन द्वारा अवशोषित दो विकिरण है वह है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण जो है वह ओजोन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यह आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। नीचे वाला जो है मंडल है इसे बोला जाता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल और फिर आता है बहिर्मंडल। ये 5 प्रकार के मंडल होते हैं वायुमंडल में। विभिन्न विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है 5 प्रकार से। तो इसमें ये याद रखना है कि जो बारिश या बदलाव होते हैं यह होते हैं क्षोभ मंडल के अंदर। जो एरोप्लेन उड़ता है वह स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य में उड़ता है। और ये जो आप वाइट कलर की ये जो परत देख रहे हैं ये है ओजोन परत। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो तद अनुसार नमक तथा क्या बनता है? तो याद रखना है कि धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करता है, मेटल प्लस एसिड होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका क्या कारण है? तो याद रखना है कि यमुना नदी के प्रदूषण का क्या कारण है? दिल्ली से निकलने वाला अनुप्रचारित मलजल का निर्वहन, मतलब जो अनट्रीटेड सीवरेज होता है, जो दूषित जल होता है वह डायरेक्ट यमुना नदी में चले जाता है जिसके कारण जो है दिल्ली के पास यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मैट्रिक्स इसमें समृद्ध होती है। तो याद रखना है कि जो बोन मैट्रिक्स होती है, अस्थि मैट्रिक्स होती है, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस समृद्ध होता है। कैल्शियम और फास्फोरस जो रहता है वो अस्थि मैट्रिक्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं क्या कहलाता है? तो वह स्थान कहलाता है वन्य जीव अभ्यारण्य। यह आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य का नज़ारा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिका की खोज की। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में से उसने किसका उपयोग किया? तो जब रॉबर्ट हुक ने 1663 ईस्वी में कोशिकाओं की खोज की थी उस समय उन्होंने कॉर्क के ऊतक का इस्तेमाल किया था। इसमें 3 क्वेश्चन हमें याद रखना है। एक तो कोशिकाओं की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। किस सन में की? 1663 ईस्वी में की। और किसका उपयोग किया था? कॉर्क के ऊतक का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती है? तो याद रखना है कि जो WBC होती है, वाइट ब्लड कार्पुसेल्स होते हैं, ये संक्रमित ज्वर के टाइम पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। 5 प्रकार के WBC होते हैं, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें आप देख पाओगे यदि कभी CBC रिपोर्ट देखोगे, कंप्लीट ब्लड काउंट यदि आप देखोगे तो उस टाइम पर आप देखना ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई रहती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान करना है हमें। तो ये जो सिफिलिस होता है, रेबीज होता है और हैजा होता है, ये तीनों ही संक्रामक रोग है। और
घेंगा जो होता है, ग्वाइटर जो होता है, यह होता है असंक्रामक रोग। घेंगा क्या होता है, गले में बड़ा हो जाना, गले गले का जो भाग है वो बड़ा हो जाना ग्वाइटर कहलाता है, घेंगा कहलाता है। इसमें क्या होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो बड़े आकार की हो जाती है, इससे क्या होता है, घेंगा होता है। अगला क्वेश्चन है, वह भाग जो अंडा बनाता है, तो अंडे बनाने वाला फूलों में वह भाग होता है स्त्री केसर। पिस्टिल या स्त्री केसर वह भाग होता है जो अंडे बनाता है। ये आप बीच में देख पा रहे होंगे, ये है पिस्टिल, और इसमें ये आप देख पाएंगे यहाँ पर ये है ओवरी, और ओवरी के अंदर ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं ये है ओव्यूल या एग जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, यदि हम दलपुंज की बात करें तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये पुष्प के जो पत्ते होते हैं इसे हम कहते हैं दलपुंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन इसके द्वारा स्त्रावित होते हैं, तो याद रखना है कि वृद्धि हार्मोन जो स्त्रावित होते हैं वो होते हैं पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि दिमाग में पाई जाती है, यहाँ पर देखो आप ब्रेन में ये आप पीयूष ग्रंथि देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार क्या है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ये लिखा है अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला, और अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला से बनता है परमाणु बम। और यदि हम बात करें नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला, तो नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला से बनता है नाभिकीय रिएक्टर। दोनों चीजें याद रखना है, अनियंत्रित से परमाणु बम और नियंत्रित से बनता है नाभिकीय रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है, तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा। यदि इसने बोला है चंद्रमा पर द्रव्यमान की बात की है, द्रव्यमान हर जगह समान रहता है, इसलिए उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 72 किलोग्राम का द्रव्यमान हो जाएगा उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूरिया एक किस प्रकार का उर्वरक है, तो याद रखना है कि यूरिया जो होता है यह नाइट्रोजनी उर्वरक होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बिल्लियों और गरुड़ जैसे पक्षी दिन में इसके कारण बहुत अच्छे से देख पाते हैं, तो याद रखना है कि बिल्लियां और जो गरुड़ होते हैं उनमें बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाएं पाई जाती है। क्या होता है, बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाएं पाई जाती है, जिनके कारण वह दिन में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 वॉट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा की इकाई बताना है हमें। ठीक है, तो 100 वॉट का बल्ब है, वो 8 घंटे प्रतिदिन यूज़ किया जा रहा है, और कितने दिन यूज़ कर रहे हैं, 5 दिन यूज़ कर रहे हैं। जब हम इनका गुणा करेंगे तो 40 में 100 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4000। ठीक है, अब ये 4000 किस में आया है, ये वॉट घंटे में आया है, क्योंकि यहाँ पर वॉट था और ये था घंटा। ठीक है, वॉट घंटे में आया है। अब इसे हमें बदलना है यूनिट में, इकाई में बदलना है यूनिट में, तो यूनिट में WH को यूनिट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिया जाता है। तो 1000 से जब हम भाग देंगे तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे और 4 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, WH यहाँ पर यदि किलोवाट रहता तो डायरेक्ट हमारा 4000 आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर वॉट दिया था और वॉट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति हमें बताना है। तो शक्ति क्या होता है, पावर जो होता है वो होता है वर्क बाय टाइम। ठीक है, कार्य बटे समय जो होता है वो शक्ति के बराबर होता है, तो शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य, कार्य मतलब होता है बल गुणा विस्थापन बटे समय। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो शक्ति बराबर हो जाएगा, अब हमें बल निकालना है, लेकिन यहाँ पर दिया है 50 किलोग्राम, तो 50 में यदि हम जी के मान का गुणा कर देंगे तो वो हमारा बल हो जाएगा, बल बराबर mg, ये भी मैंने आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। इनटू में हमें निकालना उसका विस्थापन, तो 43 सीढ़ियाँ चढ़ा है वो, और प्रत्येक की जो ऊंचाई थी वो थी 15 सेंटीमीटर, तो हम 43 में 15 का गुणा कर देंगे, 15 तिया 45, हासिल का आया 4, 15 चौक 60 होता है, और 4 जोड़ेंगे तो 64, 645 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें डायरेक्ट गुणा कर दो आप, 645 अपॉन 100, 645 बटे 100 का गुणा करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से एक और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो P जो रहेगा हमारा, और बटे में आएगा समय, बटे में क्या आएगा, समय आएगा। समय कितना दिया था, समय दिया था 10 सेकेंड, तो बटे में एक और लिख लेंगे हम 10, तो P बराबर जो हो जाएगा, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 645 को जब हम 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
फिर 2 दूनी 4 और 0.5, तो 322.5 वॉट ये हमारा आंसर आएगा, क्योंकि शक्ति की इकाई क्या होती है, वॉट होती है। तो 322.5 वॉट जो रहेगा हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल में यूज़ किए गए फॉर्मूले। तो देखो, पहला हमने फॉर्मूला यूज़ किया था F इजिकल टू एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। दूसरा हमने फॉर्मूला यूज़ किया था संवेग का, द्रव्यमान गुणा वेग। फिर हमने किया था गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², है ना। तीसरा हमने यूज़ किया था स्थितिज ऊर्जा का, Kp का फॉर्मूला mgh के बराबर होता है। फिर W कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन के, बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है हमारा कार्य। इसके बाद हमने यूज़ किया था प्रतिरोध बताना। मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और इसके बाद आएगा श्रेणी क्रम में जब जुड़े हो तो r1 प्लस r2 प्लस r3। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि W निकालना है और हमें आवेश और विभव दिया है तो इन दोनों का, आवेश और विभव का गुणनफल भी कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पिछले वीडियो में यूज़ किए गए फॉर्मूले। और अब ये आपका आज के वीडियो का क्विज प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो रन स्टडी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो ये क्विज के क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला आपका क्वेश्चन है कि आग के उस हिस्से की पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है। और सेकंड आपका क्वेश्चन है कि वह पदार्थ या द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप कमेंट करें। तो ये था आपका आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।